गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज सामाजिक विज्ञान के लोकतांत्रिक राजनीति के अध्याय 2 संघवाद के बारे में हम डिस्कस करेंगे। 2 दिन छुट्टी थे, आज क्लास रीओपन हो रहा है बेटा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं परिचय से। किसी भी अध्याय या व्यक्ति के बारे में जानकारी करने से पहले सबसे पहले उसका परिचय लिया जाता है। परिचय यानी इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है। तो परिचय में आप समझिए कि सत्ता के ऊर्ध्वाधर बंटवारे को ही आमतौर पर संघवाद कहा जाता है। अब आप कहेंगे ये ऊर्ध्वाधर बंटवारा क्या है? ये आप पिछले चैप्टर में बाकायदा पढ़ चुके हैं कि सत्ता को 2 तरीके से बांटा जाता है। एक होता है ऊर्ध्वाधर बंटवारा और एक सत्ता का क्षैतिज बंटवारा। तो यहाँ पर हम सत्ता के ऊर्ध्वाधर बंटवारे को ही आमतौर पर संघवाद कहा जाता है। एक तौर से ये संघवाद का परिभाषा भी है। जैसे यहाँ अगर आपसे पूछेंगे हम कि संघवाद क्या है, तो आप इसके जवाब में यही लाइन दोहरा सकते हैं कि सत्ता के ऊर्ध्वाधर बंटवारे को ही आमतौर पर संघवाद कहा जाता है। इस अध्याय में हम सत्ता के बंटवारे के इसी स्वरूप पर विचार करेंगे। इस अध्याय में हम इसी स्वरूप पर पूरा का पूरा चैप्टर जो दिया गया है, इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा। अब उम्मीद है कि परिचय आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, आपका फर्स्ट टॉपिक है संघवाद क्या है। लीजिए आ गया, संघवाद क्या है। आप तुरंत जवाब दीजिए कि सत्ता के ऊर्ध्वाधर बंटवारे को ही आमतौर पर संघवाद कहा जाता है। ठीक बेटा। अब आप देखिए कि संघवाद में ये जो ऊर्ध्वाधर बंटवारा है, ऊर्ध्वाधर बंटवारा भी 2 तरीके से हुआ है कई देशों में। वो एग्जाम्पल देके हम आगे आपको बताएंगे। एक संघीय शासन व्यवस्था और दूसरा है एकात्मक शासन व्यवस्था। अब सोचो कि जब ऊर्ध्वाधर बंटवारा हुआ तो उसमें भी 2 तरीके से बंटवारा होता है। एक होता है संघीय शासन व्यवस्था और एक होता है एकात्मक शासन व्यवस्था। अंतर क्या है? अब जैसे फॉर एग्जांपल बेल्जियम, आप चले जाइए श्रीलंका और बेल्जियम पुराने पिछले चैप्टर में, पुराने वीडियोज में, वहां पर दोनों जगह पर लोकतंत्र है, दोनों जगह पर संघवाद ही है, यानी कि संघीय शासन ही है। लेकिन वहां पर जो बंटवारा हुआ है सत्ता का, बेल्जियम में सच्चे अर्थों में संघीय शासन व्यवस्था लागू है, जबकि श्रीलंका में केवल कहने के लिए लागू है। जैसे संघीय शासन व्यवस्था में जो केंद्र सरकारें होती हैं वो राज्य सरकारों को आदेश नहीं दे सकती। और एकात्मक शासन व्यवस्था में जो केंद्रीय सरकार होती है वो राज्य सरकार यानी प्रांतीय सरकारों को आदेश देती हैं, उन्हीं के मुताबिक चलना पड़ता है। ठीक, यानी अधिकार जो है केंद्र सरकार के पास होते हैं और प्रांतीय सरकार उनकी एक इकाई के रूप में कार्य करती है। जबकि संघीय शासन व्यवस्था में केंद्रीय सरकार प्रांतीय सरकार को आदेश नहीं दे सकती, दोनों के अधिकार क्षेत्र बटे हुए हैं। तो ये होता है संघीय शासन व्यवस्था, और जहां पर केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों को आदेश देती है और उसके मुताबिक चलती है राज्य सरकार, वहां पर होता है एकात्मक शासन व्यवस्था। अब देखिए, संघीय शासन व्यवस्था में एक केंद्रीय सरकार होती है और एक प्रांतीय सरकार। हम यहीं पर एकात्मक शासन व्यवस्था को छोड़ रहे हैं क्योंकि जो आपका चैप्टर है वो संघवाद है, यानी संघीय शासन व्यवस्था के बारे में ही आगे आप डिस्कस करेंगे। उसकी खूबियों उसकी कमियों के बारे में आप जानेंगे। एक है केंद्रीय सरकार और एक है प्रांतीय सरकार। अब सोचो इनका काम क्या होता है। आमतौर पर आप ये कह सकते हैं कि जो केंद्रीय सरकार होती है वो राष्ट्रीय मुद्दों पर ध्यान रखती है, यानी जो राष्ट्र के हित हैं या राष्ट्र के जो काम है, राष्ट्रीय मुद्दे जो हैं वो केंद्र सरकार संभालती है, और जो क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं वो प्रांतीय सरकार संभालती है। अब आगे आप देखेंगे कि संघीय शासन की कुछ खूबियां होती हैं, उनके बारे में आप जान लीजिए। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं।
फॉर एग्जाम्पल आप भारत में ही देख लीजिए, जो राज्य सरकारें हैं, हर प्रदेश में एक गवर्नमेंट है, सरकार है, उन्हीं को राज्य सरकार कहा जाता है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसको केंद्र सरकार कहा जाता है। तो दो स्तर की सरकारें हो गई, एक केंद्रीय सरकार, एक प्रांतीय सरकार। जबकि दोनों ही स्तर की सरकारें हम ही लोगों पर शासन करती हैं। आम जो एक ही समूह होता है, जनसंख्या होता है, उसी पर शासन करती हैं। पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। ये स्पष्ट तौर पर संविधान में वर्णित है। दोनों के अधिकार क्षेत्र अलग अलग विभाजित किए गए हैं और वो स्पष्ट तौर पर लिखे गए हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। यदि अगर प्रांतीय सरकारें और केंद्रीय सरकारों के बीच में कोई विवाद उत्पन्न होता है, उस समय जो देश की सुप्रीम कोर्ट है यानी न्यायपालिका अपना निर्णय सुना सकती है और दोनों ही सरकारों को उसे मानना पड़ेगा। ऐसी व्यवस्था संघीय शासन व्यवस्था में बनाई गई है। संघीय शासन व्यवस्था के कुछ एग्जाम्पल आप जान लीजिए, जैसे भारत, बेल्जियम, अमेरिका और तमाम देश हैं जहां पर संघीय शासन व्यवस्था लागू है। और ये जो संघीय शासन व्यवस्था होती है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? ज्यादातर बड़े देशों में ही संघीय शासन व्यवस्था लागू है। इसकी दो स्तरों पर जरूरत पड़ती है बेटा। जैसे मान लीजिए अमेरिका, अमेरिका को कहा जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहां पर कई छोटे छोटे देश मिलकर एक संयुक्त राज्य अमेरिका बनाए हैं, यानी बने हुए हैं, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। ठीक, तो एक बात तो ये हो गई कि जहां पर कई देश मिलकर एक संघीय शासन व्यवस्था अपनाते हैं, उनकी मजबूरियां होती हैं, एक होना होता है। और भारत जैसे देशों में जहां क्षेत्रीय विविधताएं हैं, इस वजह से यहाँ पर संघीय शासन व्यवस्था लागू है, ताकि हर एक क्षेत्र की विशेषताओं और विभिन्नताओं को साथ में लेकर आगे बढ़ा जा सके, देश चलाया जा सके। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। आगे नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे।